हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। दोस्तों मेरा नाम है सुमित कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो मैराथन है वो दोस्तों आपके मैथ की होने वाली है। ठीक है, आपकी जो आज की मैराथन है वो दोस्तों आपके मैथ की होने वाली है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको साइंस की मैराथन दी है। उससे दोस्तों ठीक पहले मैंने आपको करंट अफेयर की मैराथन दी है 300 क्वेश्चन की। और उससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री की मैराथन दी है दोस्तों 100 क्वेश्चन की। ठीक है, इतना मैं आपको दे चुका हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ से हम लोग पहले कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लाल कलर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 2x² प्लस 5x प्लस के। ये कोई समीकरण है जिसके मूल है अल्फा इंटू अल्फा और बीटा। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2 -5/2। ठीक है, अब देखो अम्मी को ये भी पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों होता है सी अपॉन ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा के अपॉन 2। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर अगर जैसे मान लो सूत्र में आपको लिख के बता दे रहा हूँ आपको, आप शायद मेरे बताने से ना समझ पाए। सूत्र दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब देखो ये इसने यहाँ पर दे रखा है तो हम इसकी जगह पर ये दोनों पॉइंट हम दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये प्लस का जो 2 अल्फा है बीटा है ये यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, और ये वाला अल्फा बीटा है प्लस का, तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये प्लस का अल्फा बीटा। तो माइनस का क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 1 अल्फा बीटा बचेगा। तो दोस्तों फाइनल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा बराबर दोस्तों क्या आएगा 21/4। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -5/2। अब दोस्तों -5/2 का अगर आप वर्क करेंगे तो आ जाएगा 5×5 किसका दोस्तों, प्लस का। अरे कितना आएगा दोस्तों 25 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, और माइनस का अल्फा बीटा दोस्तों कितना है, देखो k/2 है तो यहाँ आ जाएगा k/2 और बराबर 21/4। ठीक है, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस तरफ लिखते हैं अलग पेन से। अब देखो ये माइनस का k/2 है, इसको यहाँ ले जाओ और 21/4 को ले जाओ यहाँ, तो 21/4 जो प्लस का वो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25/4 और माइनस का 21/4 और बराबर k/2। अब देखो इसमें नीचे आधार समान है, इसका मतलब एलसीएम दोस्तों 4 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 25 में से 21 घट के क्या बचेंगे 4, तो ऊपर भी 4 बचेंगे नीचे भी 4 बचेंगे और बराबर k/2। तो दोस्तों इससे काट दो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कि आ जाएगा आपके k बराबर 2। आपके ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, k बराबर 2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 20 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों। तो देखो 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, बच्चे बच्चे को पता होंगी, लेकिन आप तो बड़े हैं तो पता नहीं आपको पता हो कि नहीं। तो देखो 20 के बाद दोस्तों आता है 23 प्लस, फिर आता है देखो 29 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 31 है। इसको देखो देखते रहो, 20 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 आ जाएगा, 38 39 40 41 आ जाएगा, 42 43 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 47। ठीक है, और बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है दोस्तों। ठीक है, कितनी संख्या है 7, तो बटे में भाग लगा दो 7 का। अब जब आप इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों आ जाएगा 251 और बटे दोस्तों क्या आ जाएगा आपके 7। 7 से जरा इसको काट दो, 7 या 21 बचे 4 41 हो गए, 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, बचे 6 60 हो गए, दशमलव लगाओ, और 7 8 56 बचे 5 50 हो गए, 7 7 49। नहीं थोड़ा गलत हो रहा है, 7 7 या 21 4 41 7 पंजे 35 6 60 हो गए, 7 8 56 बचे 4 40 हो गए, तो 7 पंजे 35 5 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 पंजे
35, 7 या 21, 4 41 बचे, 7 पंजे 35, 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56, ठीक है, 4 बचे 40 हो गए, तो 7 पंजे 35 अब आया ठीक, ठीक है। चलिए 35.84, 35.85 दोस्तों लगभग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम लोग देखते हैं। मान लो कह रहा है एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। मान लो दोस्तों आपके जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो दोस्तों कितना है आपके एक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है और कह रहा है इन दोनों का लासा और मासा का योग 403 है, यानी कि x प्लस 12x बराबर दोस्तों कितना होना चाहिए 403। जरा इनको जोड़ो तो 12x और 1x यानी 13x बराबर दोस्तों कितना होना चाहिए 403, काटो 13 तिया 39, 13 कम 13 यानी x बराबर दोस्तों आपके आ गया 31। तो जब x बराबर 31 आ गया, x बराबर दोस्तों 31 आ गया, तो आप सबको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ठीक है। तो देखो मासा दोस्तों कितना आ जाएगा 31 गुणा लासा कितना आ जाएगा 12 गुणा 31, 12 गुणा 31 यानी लासा गुणा मासा, यानी दोस्तों ये आपके लासा हो गया, ये आपके हो गया मासा, और बराबर पहली संख्या दोस्तों गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या उसने हमको दी है कितनी है 93, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो दूसरी संख्या दोस्तों हमको क्या है ज्ञात करनी है, नहीं पता है, ठीक है, खाली बॉक्स। जरा दोस्तों इसको काटो, कट जाएगा 31 तिया 93, 3 चौका 12 और 31 चौका दोस्तों कितने आपके हो गए 3 चौका 12, 1 चौका 4, 124, कितना दोस्तों आपके हो गए 124। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ गई, जो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 124। इतना इतना आपको याद आया, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आया, बताइए जल्दी। मैं इतनी अच्छी तरीके से हर पॉइंट समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की तरफ। ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। देखो ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो दोस्तों ए अनुपात बी तो और बी अनुपात सी, इसमें कुछ नहीं करना, 2:3 लिख लो, तो 2:3 लिख लो ऊपर, 2:3 और नीचे क्या है दोस्तों 4:5। ए बी सी का पूछ रहा है दोस्तों, किसका पूछ रहा है ए बी सी का पूछ रहा है। क्या करना है उल्टी एन बना दो, तो 2 चौका दोस्तों 8 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, तो 8 12 15 दोस्तों आपके इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 8 12 15 आपके एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। किसी वस्तु को ₹78 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹69 में बेचने वाले लाभ से 2 गुना है, तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा, देखो आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों आप इसको ऑप्शन नंबर 60 देखो, ठीक है। मान लो 60 रुपए की कोई वस्तु अगर हमने 69 में बेची तो हमको 9 रुपए का लाभ हुआ, और वही चीज़ अगर हमने 78 में बेची तो हमको कितने का लाभ हुआ 18 का लाभ हुआ। तो देखो हो गया ना 9 रुपए का लाभ दोस्तों, दुगना लाभ हुआ कि नहीं हमको। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो देखो दोनों दोस्तों लाभ हमको क्या करना बराबर करना है। कैसे 78 रुपये पे लाभ, यानी कि 78 माइनस एक्स बराबर 2 गुना है किसका 69 माइनस एक्स का। 69 माइनस दोस्तों एक्स का क्या है 2 गुना, देखो लाभ 2 गुना ही तो है। तो जरा आप इसको करिए 78 माइनस एक्स बराबर, इसका करो 2 9 18 की 8 हाथ से लगा 1 2 6 12 और 1 13 और माइनस 2x, ठीक है। आप देखो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो जो माइनस का जो 2x है, जरा मैंने पेन चेंज कर ले रहा हूँ, तो आपको माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस है तो 2x में से एक x जाएगा दोस्तों, बचेगा x बराबर 78 घट जाएंगे, प्लस के है ना माइनस के घट जाएंगे, तो 138 में से दोस्तों आपके 78 घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके 60 रुपये बचेंगे कि नहीं, कितने बचेंगे रुपये 60 बचेंगे, यानी 138 में से आप 78 घटाएंगे तो रुपये बच जाएंगे आपके 60। चलिए लेकिन हमेशा याद रखिए ऐसे दोस्तों प्रश्नों को आप लोग किससे करें ऑप्शन से करें, ठीक बा। चलिए देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ बताना नहीं है, माध्य मीन, माध्य का मीडियन और बहुलक मोड, इन तीनों के बीच दोस्तों आपको एक बताना है कि क्या इसके बीच संबंध होता है, और ये संबंध आपके हर एग्जाम में, ठीक है दोस्तों,
आपकी एवरी एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जिस एग्जाम से पास करके टीचर बना हूं, मेरे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, देखो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है दोस्तों, बहुलक बराबर आपके 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये आपके फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आपको आगे चल के क्वेश्चन भी दोस्तों देखने को मिलेगा। चलिए, आई क्वेश्चन देखो आया है, बेस्ट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बच्चा। देखो 64 पे घात माइनस का 1/6। क्या आपको पता है कि 64 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? हम 64 को लिख सकते हैं दोस्तों, यहां मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको, अंडर रूट लगा लीजिए आप, और यहाँ देखो 64 को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, पहले मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 64 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 पे घात 6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/6, माइनस का 1/6। तो देखो 6 से 6 कट जाएंगे, बचेगा 2 पे घात -1। तो 2 पे घात -1 का दोस्तों मतलब होता है 1/2। कितना मतलब होता है? 1/2 गुणा, अब देखो 81। 81 को क्या दोस्तों हम 3 पे घात 4 लिख सकते हैं, और पूरे की घात कितनी है? 3/4। तो 4 से 4 कट जाएंगे। 3 पे घात 3 का दोस्तों मतलब होता है 27। क्या मतलब होता है? 27 गुणा 64 पे घात 3। अब देखो 64 का मतलब दोस्तों कितना होता है? 4 पे घात 3 होता है कि नहीं, और पूरे की घात कितनी है? 2 पे घात 3। कितना है? 2 पे घात 3। 3 से 3 कट गया, बचा कितना? 4 पे घात 2। 4 पे घात 2 का दोस्तों मतलब होता है 16। कितना मतलब दोस्तों होता है आपके? 16। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब देखो अगली लाइन जरा हम दोस्तों देखते हैं। इसमें 2 से काट दो 16 को 8 बार। अब 8 का गुणा करो 27 में, कितनी बार जाएगा? तो 8 सत्ते तो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। अब दोस्तों हमको हमको घनमूल लेना है, कितने का? 216 का। कुल मिला के हमको पता लगाना है कि 216 किसका घन होता है। तो दोस्तों किसका होता है? 6 का। किसका दोस्तों घन होता है? आपके 6 का। अगर आप नहीं पता लगा पाए तो देखो आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, देखो कितना लिखा है? 216। काट दो 6 से, 6 से काटो दोस्तों, कितनी बार कटेगा? 6 तिया 18, बचे कितने? 6 छंग 36। फिर 6 से काट दो, 6 छंग 36। फिर 6 से काट दो, 6 एकम 6। अब देखो दोस्तों यहाँ पे घात लगी है 3 की, इसलिए जोड़ा बनेगा 3 का। तो 3 का जोड़ा किसका बना है? 6 का। किसका बना है? 6 का। चलिए ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी? ठीक है, तो देखो ऊर्ध्वाधर दोस्तों ऊंचाई का इसके लिए क्या फॉर्मूला आपके होता है? आपके √3/2 और गुणा ए। तो √3/2 और गुणा ए दोस्तों हमारी भुजा कितनी है? 6। तो 2 तिया 6 गुणा करोगे तो 3 दोस्तों आ जाएगी। ठीक है, चलिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी? देखो मान लो कोई रुपया है 100, और वो कितना हो गया? 100 से दोस्तों 5 वर्षों में दुगना हो गया। कितना हो गया? 200। और कितना टाइम तो टोटल लगा है? 5 ईयर, 5 ईयर्स टाइम लगा है। अब देखो 5 साल में दोस्तों उसका ब्याज कितना बना है? 100 रुपया। भाई 100 रुपए का अगर 200 रुपया हुआ है तो 200 रुपए में 100 रुपये तो ब्याज है, 100 रुपये तो उसका मूल है। तो हमको पता चल गया है कि 5 सालों में 100 रुपया हुआ है, यानी हर साल में दोस्तों जो उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट बोलते तो कितना? 20%। अरे एक साल में 20% है, तभी तो दोस्तों 5 साल में 100% हुआ पूरा उसका रुपया, तो 20%। अब वो कह रहा है तो कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? अब देखो 4 गुना करने के लिए, 100 का 4 गुना करने के लिए दोस्तों उसको 300 रुपया ब्याज चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? कि 100 रुपये पे दोस्तों 100 रुपये का 4 गुना करना मतलब 400 रुपये करना है। तो 400 में 100 रुपया तो उसका 100 रुपया तो उसका दोस्तों मूलधन है। ब्याज कितना है? 300 रुपया। तो आप एक बात बताओ, जब 100 रुपया ब्याज के लिए 5 साल लगे हैं तो 300 रुपया ब्याज के लिए दोस्तों 15 साल नहीं लगेंगे क्या? कितने लगेंगे? 15 साल लगेंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए, दो बेलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? यानी R1 और R2 कितना है दोस्तों? 2:3। ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? H1 H2। उनकी आयतनों का अनुपात दोस्तों बताना है। तो कैसे आप बताओगे? कैसे बताओगे? देखो बेलन 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 का दोस्तों कितना होता है? 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H2, ठीक है, 1/3 पाई आर एच। अब ये हो गया, देखो 1/3 से पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गए, 1/3 पाई से 1/3 दोस्तों पाई कट गए। अब देखो आर स्क्वायर, तो पहले हम ये लेते हैं दो वाली, तो दो का मतलब वो दो दूनी 4 गुणा एच का मतलब दोस्तों कितना है, पहली एच कितनी है 5 अनुपात दूसरा आर कितना है 3, तो 3 तिरका 9 गुणा दूसरी एच कितनी है 3, ठीक है। तो 4 पंजे 20 और अनुपात 9 तिया 27, यानी दोस्तों कितना आपके आंसर हो जाएगा बताइए। यहाँ से तो बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 20/27, 20/27, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20/27। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लगता है दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लेकिन चलिए कितनी बड़ी हो जाए आपकी मतलब की है। x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दोस्तों क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पर दोस्तों पी क्या है 5, यहाँ पर पी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस टू यानी कि 25 माइनस टू बराबर कितना आ गया 23। दोस्तों कितना आ गया बराबर में आपके कितना आ गया 23। अब आप कहेंगे सर ये पी स्क्वायर कहाँ से आ गया बा, तो चलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए x प्लस 1 ये क्या हो गया, x प्लस 1/x पे बराबर 5। हमको 2 की घात निकालनी है, तो हमको इस दोनों का वर्ग करना है। क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और बराबर में 5 पंजे 25, क्योंकि देखो x गुणा 1/x तो दोस्तों कट जाएगा, तो उसको मैंने लिखा नहीं है। तो यही दो यहाँ जाके 25 में से माइनस हो जाएगा, आंसर दोस्तों आ जाएगा 23, ठीक है। चलिए यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। मान लो दोस्तों, मान लो पहले कोई आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 10 और उसकी चौड़ाई भी कितनी है 10, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। एक आयत वर्ग हो सकता है लेकिन एक वर्ग आयत नहीं हो सकता है। तो मान लो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई थी 10-10, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल था 100, फिर उसने लंबाई में की 20% की वृद्धि, यानी लंबाई दोस्तों हमारी हो गई 12। 20% की वृद्धि करेगा मतलब 10 में 20% उसका 2 तो 12। और कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी की, तो चौड़ाई जो पहले 9 थी, पहले 10 थी, उसमें उसने 10% की कमी कर दी, तो 10 में से एक गया बचे 9। तो 12 नम्मा 108, 12 नम्मा दोस्तों 108। तो बताओ पहले थी 100 फिर हो गई 8, तो 8 दोस्तों परसेंट की वृद्धि तो हुई है। बताओ 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले था 100 फिर हो गया 108, तो 8% की क्या हुई है, वृद्धि। चलिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये दोस्तों बहुत सरल है। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जरा दोस्तों जोड़ दो आप, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, 15 और 8 और 7 15, 15 15 30 और 9 6 15, कितने हो गए 45, कितने हो गए 45। और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगा दो कितना आ गया 4.5। दोस्तों कितना आ गया आपके 4.5, तो 4.5 आपके एकदम सही आंसर हो गया है। देखिए इसको जरा दोस्तों हम लोग देखते हैं। एक थैले में 5 लाल हैं, 5 लाल गेंद है प्लस 4 दोस्तों कैसी गेंदें हैं, काली। कुल मिला के दोस्तों गेंदें कितनी है 9। अब देखो कह रहा है एक गेंद की काली होने की प्रायिकता, तो दोस्तों जो 4 काली गेंदें हैं, उन 4 काली गेंदों में से कभी भी दोस्तों काली गेंद निकल सकती है, ठीक है, कभी भी काली गेंद निकल सकती है। तो दोस्तों इसका क्या रेशियो बन जाएगा 4/9, क्या क्या रेशियो दोस्तों इसका बन जाएगा 4/9। अगर वो पूछता कि एक लाल गेंद निकलने की कितनी प्रायिकता है, एक लाल गेंद निकलने की दोस्तों, तो जाती 5/9, ठीक है। तो 4/9 आपकी एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं से सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों कौन सी है, तो इसमें तो जैसे मैं कैसे करता हूँ, आप दोस्तों इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन 5 7 9 5 का आप दोस्तों इसका आप यानी कि आप इसका एलसीएम भी लीजिए, उसके बाद आप इसको कीजिए, ठीक है। और नहीं तो मैं तो इसको सीधा पॉइंट के माध्यम से करता हूँ। तो दोस्तों 5 का भाग लगाओ सबसे पहले 3 में,
तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, और 3 का हो जाएगा 30, तो 5 छक्का 30, 0.6 आ गया, 0.6 आ गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले। 4 में लगाओ 7 का भाग, तो 7 पंजे 35, पॉइंट लगाओ, मतलब जाएगा नहीं, तो पॉइंट 0.5, 0.5, तो 7 पंजे 35, बचे कितने दोस्तों 5, 50 हो गए, 7 7 49, इतना रखो। ठीक है, चलिए अब 7 में भाग लगाओ 9 का, तो 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 0.7 बार जाएगा, 0.7 बार, 9 सत्ते 63, बचेंगे 7, 70 हो जाएंगे, 9 सत्ते 63। अब देखो 2 का भाग लगाओ 5 में, तो 0.20 हो गए, 5 चौका 20। तो बताओ इनमें सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों कौन सी है, 0.77, कौन सी, 0.77 यानी 7/9 दोस्तों, कौन सी हो जाएगी आपके 7/9। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ये सवाल को करना है। 120 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, 120 के दोस्तों कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो 120 को दोस्तों सबसे पहले आप यानी तोड़ दो, सबसे पहले आप इसको तोड़ दो, किसमें तोड़ोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 तिया 120, हो गए गुणनखंड। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, हो गया। अब देखो 2 की घात दोस्तों कितनी आ रही है हमारे, 2 की घात हमारे आ रही है 3, 5 की घात कितनी आ रही है 1, और 3 की घात दोस्तों हमारी कितनी आ रही है 1। अब देखो धनात्मक गुणनखंड में क्या करना रहता है कि घातों में दोस्तों हम एक एक क्या करते हैं, जोड़ के गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा, ये 3 घात है तो दोस्तों कितना हो गया 4, 1 घात है कितना हो गया 2, 1 घात है कितना हो गया 2, तो 4 दूनी 8 दूनी दोस्तों कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। यदि किसी संख्या का 40% 160 के बराबर है, अब इन सवालों को दोस्तों करना कैसे है, 40% 160 के बराबर है, यानी कि उसका 1% कितने के बराबर है, 4 के। भाई 4 चौका 16, तो 1% 4 के बराबर है। अब जब 1% 4 के बराबर है, तो 100% दोस्तों कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है, किसके दोस्तों बराबर होगा, 400 के बराबर। अब हमको संख्या पता चलेगी कि संख्या है 400, तो कह रहा है उसका 60% कितना होगा, 60%, जब यानी 1% 4 है, तो 60% 6 चौका 24, 240 होगा, कितना होगा 240 होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल आप लोगों को कैसे करना है, बहुत आसानी से करने हैं। चलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक घूंट पानी पी लूं, क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों बोलने में ना कितनी किलो कैलोरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। चलिए अब देखो, 2 दोस्त हैं, मान लो 2 पति पत्नी हैं, ए और बाबू बी। तो ए और बी कितने कितने, कोई ये दोनों पति पत्नी मिलकर बिजनेस चालू करते हैं, तो ए उसमें लगाता है 20,000 रुपए, और बी वहीं दोस्तों लगाती है 30,000 रुपए, क्योंकि आदमी अपने सारे रुपए बहू को दे देता है, तो बहू के पास ज्यादा रुपया है, तो 20,000 दे देता है और 30,000 दे देता है, यानी कुल मिला के ए जो है वो 20,000 रुपये जमा करता है, और बी दोस्तों करती है रुपए 30,000 जमा। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालो, 1 2 3 4 ये काट दो, 1 2 3 4 काट दो, तो इनका जो रेशियो जमा करने का वो है 2:3। तो इनका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो भी तो 2:3 में होगा ना, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो देखो 15,000 का दोस्तों 2:3 कितना होगा, 15,000 का 2:3 कितना होगा, कुल मिला के 2 और 3 5। और मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। देखो कुल मिला के अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए का हिस्सा, तो देखो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 2, कितना है दोस्तों 2, और टोटल हिस्सा कितना है 5, तो ए का हिस्सा हमको निकालना है टोटल हिस्से में से 2/5, और गुणा कुल प्रॉफिट कितना 15,000, काट दो 5 तिया 15 और 000, तो 3,000 दूनी दोस्तों कितना होगा, कितना आपके हो गया 6,000। तो जो उसका हिस्सा है, जो उसके पति का हिस्सा दोस्तों कितना आ गया 6,000। ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो ए है वो दोस्तों एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में,
अगर दोनों मिलकर कितने दिन में कराएंगे तो 15 और 10 का दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 30। तो 15 10 या 30 तो 3 और 15 दूनी 30 तो 2। कुल मिला के 3 और 2 5/30 यानी 5 छक्का 30। कुल मिला के दोस्तों कितने दिन में कराएंगे? 6 दिन में। कुल मिला के दोस्तों कितने दिन में कराएंगे? ये आपके 6 दिन में करेंगे। ठीक है। एक कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 72 km/h। वो पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोस्तों हमको 5/18 से हमको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आपको 5/18 का गुणा करना है। लेकिन अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बनाना है तब आपको उल्टा करना है, तब आपको 18/5 का गुणा करना है। चलिए, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दोस्तों ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो, इसका मैं आपको एक ट्रिक भी दोस्तों इसका मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी टोटल का दोस्तों डिफरेंस कितना है? 3 है। कितना है? 3। और 3 12 का कितना है? 3 12 का कितना है? तो दोस्तों कितना है? 3 जो है 12 का चौथाई है। मतलब चौथाई दोस्तों क्या होता है? 25%। चौथाई दोस्तों क्या होता है? 25%। इतना दोस्तों आपको याद रहा? इतना याद रहेगा। देखो, जो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कुल जो विक्रय मूल्य के दोस्तों कितने बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कितने जो जिसके बराबर कर रहा है उसका कितना परसेंट है, सीधा सीधा आपको लगा देना दोस्तों यहाँ पर। तो देखो, 12-15 का डिफरेंस कितना है? 3। यानी 3 वस्तुएं हैं वो कुल विक्रय मूल्य के दोस्तों किसके बराबर है? किसके बराबर है दोस्तों? 25%। क्योंकि चौथाई है, चौथाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? 25%। ठीक है, आपकी क्या होता है? 25%। ठीक है। जैसे कि अगर आपको समझ में ना आए तो बता दूं दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 15। ठीक है। कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है? 12। दोनों में दोस्तों कितना अंतर है? अरे अंतर छोड़ो, काट दो। 4 तिया नहीं दोस्तों, इसको काटो आप, 3 से काटो। 3 चौका 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5/4। यानी कि 4 की सौदा दोस्तों किस में बेचता है? 5 में। 1 रुपए का फायदा लेता है। तो 4 रुपए पे 1 रुपया फायदा, मतलब चौथाई, मतलब कितना हो गया? 25%। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है, यानी कि a√2 होता है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है? 10। यानी भुजा हमारी दोस्तों कितनी आ गई है? 10। भुजा दोस्तों हमारी कितनी आ गई है? 10। और भुजा 10 आ गई है, वर्ग की भुजा 10 आ गई, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात हम लोग करते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्य 10 है और माध्य का 12 है तो बहुलक। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया कि बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य होती है। तो 3 गुणा माध्य का कितनी है? 12, -2 गुणा माध्य कितना है? 10। तो 12 तिया 36, -2 दाई 20। 36 में से 20 के कितने बचे? 16। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। ठीक है, कि मूल क्या होंगे। तो दोस्तों दो संख्या ऐसी देखो जिनको गुणा करने पर प्लस का 12 आए, जोड़े घटाएं तो माइनस का 7 आए। तो दोस्तों ये संख्या होंगी -4 और -3। लेकिन जब भी हम दोस्तों इनके मूल निकालते हैं तो मूल में ये संख्या कैसी हो जाती है? अपोजिट साइन की हो जाती है। तो जो प्लस का 4 है वो हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 है दोस्तों प्लस का 3 हो जाएगा। यानी संख्या आपके ऑप्शन नंबर 24 का पहला सही हो जाएगा। चलिए, तो एक गांव की जनसंख्या दोस्तों कितनी है? 10,000। गांव की जनसंख्या कितनी है? 10,000। पहले साल में अभी कितनी बढ़ती है? 10%, यानी 110/100। दूसरे साल में अभी 10% बढ़ती है, 110/100। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 11 का दोस्तों 11 में आप गुणा करोगे कितना आएगा? 121, और डबल जीरो लगा दो। ये तो जनसंख्या दोस्तों इसका क्या हो गया? ये जनसंख्या बढ़ने के बाद इतना आ गया 12,100। 12,100। देखो, नीचे आधार समान है तो ऊपर की घातें दोस्तों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि 256 पर कितना घात हो जाएगा? 0.25। 0.25 पे दोस्तों मतलब हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं
कितना 1/4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो दोस्तों 256 को क्या हम 4 पे घात 4 नहीं लिख सकते हैं? और ऊपर 1 पे घात 4 तो है ही। तो 4 से 4 कट गया, नीचे क्या आ गया दोस्तों? 4। नीचे क्या आ गया? एकदम आपके 4। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं कि आपके समझ नहीं आया हो? बोलिए, आ गया होगा समझ। अरे होशियार बालक हैं आप लोग। क्वेश्चन शपथ, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, आर बराबर 35। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी मीटर में तय करेगा? ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसकी त्रिज्या से, जैसे मान लो ये कोई पहिया है और जो इसकी जो पूरी पर्दी है, पर्दी क्या होती है? पर्दी, ये इसकी पूरी पर्दी है। अगर हमने ये पता लगा ली, मान लो यहाँ से लेकर लौट के यहाँ, अगर हमने एक इसका चक्कर पता लगा लिया तो हम गुणा करके 500 में इसकी हम टोटल दूरी निकाल सकते हैं। और इसकी पूरी जो पर्दी का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या सूत्र होता है? 2πr। तो 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 और गुणा आर का मतलब दोस्तों कितना है? 35। ठीक है, लेकिन ये जो आपके आया है ये दोस्तों आपके सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए बाद में गुणा हम 100 कर देंगे तो दोस्तों किस में आ जाएगा? मीटर में। तो 7 पंजे 35 और 22 दूना 44। तो 44 और गुणा सेंटीमीटर है ना, तो 22 दूना 44 और 100 का गुणा करेंगे 500 में, कितना आ जाएगा? 500। तो ये दोनों दोस्तों 44 पंजे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20। 5 चौका 20 की जोड़ 2, 5 चौका 20 2, 22। 22 यार दोस्तों, क्या ये 22,000 क्यों आएगा? 2 जीरो है ना, सॉरी। ठीक है दोस्तों, 44 पंजे 220, 2 जीरो क्यों आएगा इसका भाई? अरे एक काम कीजिए, इसका जो मैंने पहले इसको मीटर बनाया ना, आप लोग इसको पहले मीटर मत बनाइए। इसको मीटर मत बनाइए, पहले जो सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर के हिसाब से इसको कीजिए। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 2πr। आर दोस्तों कितना है? 35। तो 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपकी 220 सेंटीमीटर आपकी इसकी पर्दी आ गई। 220 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी इसकी पर्दी आ गई। अब देखो उसी पर्दी को अगर हम 500 बार चक्कर लगाएंगे, अब यहाँ पे 500 को पहले सबसे पहले गुणा कर दो, मीटर में सबसे बाद में बनाएंगे, मैंने गलती कर दी। 220 गुणा 500 कितना आ गया? 22 पंजे 110 और 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है। अब ये किस में दोस्तों? ये आपके सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर को जब हम दोस्तों मीटर में बनाएंगे तो इसकी जो 2 जीरो है वो दोस्तों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कम। तो आपके आंसर आ जाएगा 1100 मीटर। ठीक है, ये होगा। चलिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9, 6, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें दोस्तों सिर्फ हम एलसीएम लेकर और जितने भी शेष बचा रहा हम उसको जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम लो, 6, 9, 15 और 18। सबसे पहले जाएगा 3 का भाग, 3 दूना 6, 9 वैसे ही 15, या दोस्तों 3 तिरका 9 में जाओ, 3 देखो 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, तिरछक 18। फिर दोस्तों आप लोग इसमें 3 का भाग लगा दो, 2 वैसे ही, 3 एकम 3, 5 वैसे ही, 3 दूना 6। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा? 2 है तो 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 2 पंजे 10, 10 तियो 30, 30 तिया 90, 30 तिया 90 और प्लस 4 शेष बचा रहा है तो प्लस 4, कितना आ जाएगा? 94। कितना आ जाएगा? 94। तो दोस्तों 94 में आप किसी का भी संख्या का भाग लगाएंगे तो वो हमेशा 4 शेष बचेगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 1 2 3 है तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा? देखो दोस्तों 1 तो 3 का योग दोस्तों आम सबको पता है, त्रिभुज के तीनों दोस्तों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। ये तो सबको आपको पता ही होगा ना, 180 होता है। अब देखो 3 2 5 और 1 6, यानी 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी?
6 3 18 कितनी आएगी 3 डिग्री। तो इसमें से सबसे बड़ा कोण कितना है 3, सबसे दोस्तों बड़ा दौर कितना है मतलब 3 क्यों दोस्तों, सॉरी दोस्तों 30 डिग्री आएगी। 3 2 5 1 6 6 3 18 दोस्तों कितना आएगा 30 डिग्री। तो 3 डिग्री का मान मतलब 3 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है, तो 3 तिरका 90, 3 तिरका 90 कितना दोस्तों आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में नहीं आया क्या? अरे यार आप लोग भी ना, तो 1x 2x और 3x यानी 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर है 180। तो कुल मिला के 6x बराबर है 180। तो x बराबर है 6 3 18 30। अब देखो सबसे बड़ा कोण दिया है 3, तो 30 तिरका 90। ठीक है चलिए, रुपए 8,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कितना रुपया है 8,000 रुपया है। पहले साल में कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, 110 बट्टे 100। दूसरे साल में भी दोस्तों कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, 110 बट्टे 100। 1 2 3 4, 1 2 3 दोस्तों 4। ठीक है, अब देखो 11 अट्ठे या फिर एक काम करो, इन दोनों का गुणा करो तो ज़्यादा इजी रहेगा। 11 का 11 करोगे कितना आएगा 121, और एक जीरो है तो इतना, और गुणा दोस्तों कितना है 8 लगाओ तो 8 का 0 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, और 8 एकम 8 और एक 9, 9,680 है आंसर, 9,680। ठीक है, अब देखो इससे ज़्यादा सरल दोस्तों तरीके में और मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इकतीस नंबर दोस्तों देखते हैं। 5a बराबर यानी कि 5 पे घात a बराबर 125 और 4 पे घात b बराबर 64। तो दोस्तों अगर हम 5 पे कितनी घात लगाएंगे 125 आ जाए, तो 5 पे 3 ही तो घात लगाएंगे तभी तो 125 आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पर हमको वैल्यू पता चल गई, एक की वैल्यू कितनी है 3। और देखो 4 पर भी 3 की घात लगाएंगे तभी 64 आएंगे। तो b की भी दोस्तों वैल्यू हमको पता चल गई 3। तो पूछा 1 गुणा b, तो 3 तिरका 9। चलिए इसको देखते हैं। देखो दोस्तों 0.33 देखो 0.33 को क्या दोस्तों हम 1/3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं? और प्लस क्या 0.444 को हम क्या हम 4/9 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 4 में 9 का भाग लगाना तो इतने बारी दोस्तों जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 9 है और यहाँ है 3, तो हम क्या करेंगे आधार समान कर लेंगे। आधार समान करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा नीचे भी 3 का गुणा, तो गुणा करके जरा जब हम इसको लिखेंगे तो फाइनल क्या आएगा 3/9 और प्लस 4/9। लो तो एलसीएम 9 और 4 और 3 7, यानी 7/9 दोस्तों आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 190 अंक मिले फिर और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कुल पूर्णांक कितना है दोस्तों? देखो उसको 36% तो उसको अंक मिले हैं, नहीं 36% की उसको आवश्यकता है, और 190 अंक मिले हैं और फिर भी वो 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर उसको 190 अंक में 26 अंक उसको और मिल जाते तो बेचारे के कितने हो जाते 36% हो जाते, और 36% अगर उसके हो जाते तो फिर वो पास कर जाता। लेकिन वो पास नहीं कर पाया क्योंकि वो किसमें रहा, लड़कीबाजी में रहा, वो पढ़ाई लिखाई में नहीं रहा, फेल हो गया है। ठीक है, चलिए तो 36% की वैल्यू कितनी है तो 6 और 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, कुल मिला के 36% दोस्तों 36% की वैल्यू है 216। ठीक है, तो 1% की दोस्तों वैल्यू कितनी होगी, 36 का भाग लगाओगे 36 छिंग, 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 600। ठीक है, कितनी आएगी 600। इन छोटे मोटे सवालों में क्या है दोस्तों, एक बार इसको जरा 36 छिंगा 200, 36 छिंग 200 ठीक तो है दोस्तों, कहाँ इसमें गलती है? चलिए दोस्तों कितना आएगा 600। क्वेश्चन नंबर 34, 10 12 15 18 20 और 25 का औसत क्या है? अरे बाबू कितना सरल है,
तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो नीचे 6 लिख लो। अब देखो 15, यहाँ से दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और देखो 18 और 12 कितने हो गए 30, तो 60 और 30 90, 90 और 10 100, और नीचे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, लगा दो भाग। 16.66 बार जाएगा, 16 छिक्का 96 और आगे 16.66 बार दोस्तों आपके जाएगा ये। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और कड़ 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो आधार कितना है 8 बाबू, ये समकोण होता है 90 डिग्री, कड़ कितना है 10, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1/2, 1/2 और दोस्तों क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको ऊंचाई दी है, नहीं दी है। तो ऊंचाई नहीं दी है तो बाबू आपको ऊंचाई क्या करा है निकालना पड़ेगा। और देखो ऊंचाई निकालने की इस वाले में तो शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल लगेगी, तो लगा दो आप। अगर यहाँ 10 है और अगर यानी आधार 8 है तो ये हमेशा 6 होगा। ये जो ट्रिगोनोमेट्री के जो ट्रिपल होते हैं ना दोस्तों, वो होता है कैसे। देखो 8 का हो जाता है 64, 6 का हो जाएगा 36 और 64 36 मिला के हो जाएगा 100, तभी तो 100 का 10 आएगा। याद आ गया। चलिए अब तो हमको पता चल गई हम ऊंचाई कितनी है। तो 1/2 आधार यानी 8 गुणा ऊंचाई यानी कि 6, तो 2 चौका 8 और 4 6 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक बा। चलिए 450 का 28% प्लस 280 का 45% किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, 450 का 28%, देखो 450 का सबसे पहले आप 28% निकालो। कितना निकालोगे आप 28%, तो आप कहोगे यार 28% कैसे निकले। ठीक है, तो देखो 450 का 10% कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। और नहीं तो अगर आप ऐसे भी ना कर पाए तो मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू बता दे रहा हूँ। पहले तो दोस्तों मैं आपको, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता दे रहा हूँ। तो देखो कितना हो गया 45, और 45 का अगर दोस्तों मोटा मोटा 3 गुना निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3 पंजे 15 और 3 चौका 12 13, कितना निकलेगा 35। हालांकि यहाँ पे 28 निकालना है, कितना निकालना है 28, लेकिन हमने पूरा 30 निकाला है, लेकिन बाद में हम उनको कम कर लेंगे। और प्लस 280 का 45% दोस्तों निकालना है। अब देखो 280 का 10% कितना हुआ 80, मतलब 280 का 10% कितना हुआ, कितना हुआ 28, तो 5% कितना हुआ 14। जब 5% की वैल्यू 14 है तो 5 नम 45, 9 का गुणा कर दो, 14 निम्मा दोस्तों कितने हो गए 14 140 126, 126। तो 6 और 5 11 की कहाँ से 1, तो 3 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2, यानी 261। यानी जो भी दोस्तों आंसर वो 261 से दोस्तों थोड़ा कम होगा, यानी कितना होगा 252 होगा, 252 होगा। अभी 252 कैसा होगा आपको मैं एक्यूरेट निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 450 का 28%, तो 450 का दोस्तों 10% निकालोगे कितना निकलेगा, 445 का 10% कितना निकलेगा, चाहे सीधा निकाल लो, काहे दिमाग लगा रहे हो। 450 का दोस्तों 1% निकालो कितना निकलेगा 4.50, तो गुणा कर दो 28 में तो 28% निकल आएगा। ऐसे ही करके 228 का दोस्तों, 228 का तो इजी है, जब 10% की वैल्यू 28 है तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो 5 नम 45, 9 का गुणा कर देंगे तो 14 नम्मा 126। अब देखो दिक्कत इसमें गुणा करो, ठीक है, इसमें गुणा करो तो 28 पंजे दोस्तों कितने हो गए 140, 140 140 की 0 और यहाँ से लगा कितना 14। अब 28 चौका दोस्तों कितने हो गए आपके 25 चौका 6 और 25 चौका 6 और 3 चौका 12, 112, कितने हो गए 112। और 112 में दोस्तों आप ये हासिल 14 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 126, दशमलव यहाँ लगा दो, तो 126 और 126 कितने हो गए 252 हो गए कि नहीं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप मत जाइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा एचसीएफ 5 है, तो उनका लासा एलसीएम कितना होगा।
ठीक है दोस्तों, देखो जब पहली संख्या कितनी है 3 गुणा 4 बराबर एलसीएम एस 5 गुणा एक्स, 5 गुणा एक्स, तो दो संख्या का अनुपात 3/4 है, उनका मासा एस 5 है, तो लासा कितना होगा, तो 4 तिया 12 और भाग लग जाएगा 5 का। आई तो दोस्तों कोनो बात नहीं हुई, तो चलो इसको दोबारा देखते हैं। संख्या का अनुपात 3, मान लो संख्याएं हैं 3 और संख्या है दोस्तों आपके 4x बराबर आपके, उनका मासा कितना है 5, तो लासा कितना है पता नहीं, लासा दोस्तों छोड़ दो, लासा बना दो l। अब देखो 3 और 4 दोस्तों कितना, इनका गुणा करेंगे ना, तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर बराबर 5l, एक्स स्क्वायर बराबर 5l बट्टे 12। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन में ही मुझे कुछ लग रहा है गलती। क्वेश्चन में गलती लग रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उनका मासा 5 है। उनका मासा 5 है, तो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं आप, देखो थोड़ा घुमा के दिया, देखो कोई संख्या कितनी है 3x और कितनी है 4x। अब देखो जो x है वो दोस्तों x आपके क्या होगा, वो x आपके जो HCF जो ये जो मासा होता है ना वही होता है, तो 5 तो 5 दिया 15 एक संख्या हो गई, 5 चौक 20 दूसरी संख्या हो गई, इन दोनों का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा 20 दिया 60, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 60। ऐसे करके करो इसको। यदि एक टंकी का 4/5 भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है 4/5, जब इसमें से 6 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसका 3/4 भाग भरा रहता है, तो टंकी की दोस्तों कुल क्षमता कितनी है। मान लो कि टंकी, जैसे मान लो टंकी का कुल भाग दोस्तों कितना भरा है 4/5, कितना भरा है 4/5, तो मान लो सबसे पहले तो ये मान लो किसी टंकी की क्षमता कितनी है x है, कितनी है x है। अब उसका कितना भाग भरा है, टंकी का 4/5 भाग भरा है, यानी कि 4/5x भाग कितना है भरा हुआ, कितना है भरा हुआ। और अगर उस 4/5x में से अगर 6 लीटर पानी निकाल लेते हैं हम, यानी कि 4x/5 माइनस 6 पानी अगर निकाल लेते हैं तो पानी दोस्तों कितना कितना भरा रहता है, कितना पानी बचता है 3/4x दोस्तों पानी भरा रहता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें एलसीएम वगैरह ले लो यार, और क्या है, तो आ जाएगा 4x माइनस 5 छक 30/5 और बराबर दोस्तों आ जाएगा 3x/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौका 16 x माइनस 120 बराबर 5 तिया 15 x। अब देखो ये जो 15x है वो जाएंगे इधर, तो माइनस क्यों जाएंगे, तो 16x में से 15x जाएंगे, बचेगा x बराबर 120 लीटर। कितना दोस्तों आ जाएगा भाई आपके x बराबर 120 लीटर आ जाएगा। ये तो बहुत सरल है, बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर का गुणा करो, तो बाहर बाहर का गुणा करोगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 9 36, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों। देखो एक घन दोस्तों कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुल आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल किसमें कितने पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो आपको कितने पृष्ठ दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले इस वाली पृष्ठ की बात करते हैं, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, और दोस्तों एक पृष्ठ हो गया ये। किंतु हम इसको एक तरफ से देख रहे हैं,
एक तरफ से, इसलिए हमको 3 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? कुल दोस्तों इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं? कुल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और इसीलिए 6 पृष्ठ होते हैं, और हर पृष्ठ का दोस्तों ये अपने आप में ये वर्ग है। एक भुजा होती है ए, एक भुजा ए, तो कुल पृष्ठ कितना हो गया? 6a²। 6a², तो 6 गुणा 2a² बराबर कितना? 150। तो 6 से काटो, कितनी बार कटेगा? 6 दूना 12, 6 पंजे 30, यानी a² बराबर 25, तो a बराबर 5। हमको भुजा मिल गई कि a बराबर कितनी भुजा है? 5। तो इसका आयतन दोस्तों कितना होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 3 की घात। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 125 दोस्तों क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं नंबर्स का योग दोस्तों क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो, इसका योग अगर आप निकालने बैठ जाएंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका फॉर्मूला आप याद रखो, n+1। बहुत ज़्यादा ईजी है और याद भी रहता है। n+1/2। n दोस्तों कितना है? 50 गुणा n+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51/2। 2 से काटोगे 50 को, 25 बार कटेगा। 25 का गुणा कर दो 51, तो 25 एकम 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया? अरे 25 2 कहाँ है? मैं भी 25 पंजे 125, 125 और 2 127, यानी 1275 है ऑप्शन। चलो है 1275। यदि क्रय मूल्य ₹400 और लाभ 15% है, यदि क्रय मूल्य ₹400 है और लाभ 15% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, यानी ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितनी है? 400। आप और आपके लाभ लेने के बाद जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि वो कितना, वो सेलिंग जो प्राइस वो पूछ रहा है कितना होगा विक्रय मूल्य। तो देखो 400 का 15% अगर हम लाभ लेंगे तो 400 का 115% हो जाएगा। 115% बट्टे 100, तो 0 0 काटो, 0 0 काटो, 4 का भाग लगाओ, 115 चौका 460 हो जाएगा। 100 चौका 400, 15 चौका 60, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पर आते हैं, लेकिन क्या होता है आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 10वां पद दोस्तों ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें क्योंकि ये श्रेणी छोटी है, ये श्रेणी कैसी है? छोटी है, तो आप इसमें पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? देखो ऐसे करके, 2, 5, 8, 10, 11 का 10वां पद, 2, 5, 8, 11, क्योंकि सब में दोस्तों 3 3 जुड़ रहे हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद दोस्तों कितना हो गया आपके? 29। 10वां पद दोस्तों आपके कितना हो गया? 29। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर इसमें पूछ लेता कि किसका 50वां पद बताओ, तब आप कैसे बताते? तब तो रजिया गुंडों में फंस जाती ना, तब तो आप नहीं बता पाते। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ये दोस्तों क्या है? a+n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे a क्या है? a दोस्तों आपके क्या है? a बराबर पहला पद, पहला पद कितना? 2, प्लस n कुल पदों की संख्या। कुल पद दोस्तों कितने? 10। 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 9, इंटू डी दोस्तों सारवंतर, जो कि सब पदों में बराबर होना चाहिए। कितना सारवंतर है? 3। ठीक है, तो 2 + 9 × 27, तो 27 और 2 दोस्तों कितने हो गए? 29। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रखना ही रखना है। यदि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष उस काम को किस दिन में करेंगे? देखो 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दूना 12, 2 8 16, कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 16 दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। एक वृत्त की परिधि 44 है। परिधि का फॉर्मूला अभी बताया था, 2πr बराबर 44, तो 2 गुणा 22/7
और गुणा आर कितना है, आर तो पता ही नहीं है, नहीं एक वृत्त की परिधि 44 है। अच्छा क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो 2 पाई आर बराबर 44। तो देखो 22 से काट दो 44 दो बार, 2 से 2 काट दो, यानी आर बराबर दोस्तों आ गया 7। आर बराबर आ गया 7। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर आर कितनी है 7, तो 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या देखो, यदि 136 को भाग दे रहा है और 36 प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 136 में 36 को जोड़ दीजिए, 172। मान लो वो संख्या हो गई 172। अब कह रहा है 172 में अगर 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो दोस्तों 17 ढाई होते हैं 170, तो शेष कितना बच गया 2। शेष कितना शेष बच गया दोस्तों, 2 आपके शेष बच गया। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो मुझे क्या पता चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोस्तों वही पति पत्नी है, तो ए की आय बी की आय, मान लो बी की आय है कितना रुपया 100 रुपया, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 125। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, अब जो ये 100 है इससे 25 कम है, कितनी कम है 25 कम है। तो दोस्तों मुझे जरा बताओ कि 125 से मात्र 25 कम कितना होगा, उसका 5वां भाग। भाई 125 का 25 पंजे 120, 5वां ही भाग तो कम है, और 5वें भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम 5वें भाग को 20 नहीं बोलेंगे भाई, 100 का 5वां भाग कितना होगा 20, कितना बोलेंगे 20%। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखो कितनी कम थी 25% कम थी, कितने पे कम थी 125 पे कम थी। परसेंटेज निकालना है तो 100, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 चौका 20। ठीक है, आप लोग को भी एक लिली की तरह समझाना पड़ता है, एक बॉबी की तरह समझाना पड़ता है। यदि नाव की शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, और धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा, तो धारा के अनुकूल, अरे यार धारा के अनुकूल क्या छोटे छोटे सवाल, लेकिन विश्वास करो आपके पेपर में ऐसे बेवकूफ वाले सवाल पूछ लेता है वो। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं करना रहता है, लेकिन ये सवाल वह बच्चे नहीं कर पाते हैं जो मैथ जिनको आता जाता कुछ है नहीं, मैथ का जिनको एम भी नहीं आता है। एक सेकंड, चलिए तो देखो, अगर मान लो शांत जल में चाल, मान लो कोई शांत जल है, और एक जल कैसा है, ये अनुकूल जल, और ये जल है प्रतिकूल दल। ये जो धारा है प्रतिकूल, ये अनुकूल धारा ऊपर वाली, ये नीचे वाली प्रतिकूल धारा। ठीक है, तो जब शांत जल में अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और अगर वो धारा की दिशा में चलता है, तो धारा की दिशा कितनी है 2 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में उसकी चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। अगर यही पूछ ले कि धारा के प्रतिकूल, अगर वो उल्टी नाव चलाए तब उसकी चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूछा है धारा के अनुकूल हो जाएगी 12, धारा के प्रतिकूल पूछता तो हो जाती 8। रुपए 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की, अच्छा ये पूछ रहा है वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक सूत्र तो दोस्तों होता है PR² बराबर 100 का स्क्वायर। बहुत दिन से यूज नहीं किया, यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों P यहाँ पे कितना है 5000 रुपया, R² R कितना है 10 गुणा 10, ब्याज का अंतर बराबर, चलो इसको लगा के देखते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। चलो वैसे करके देखते हैं। ठीक है, देखो 5000 रुपये पर
जब 10% की ब्याज से आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 500, 500 कितना कितना आएगा दोस्तों, 10% 500 प्लस 500 कितना रुपया आएगा, 1000 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये 1000 आएगा ही, चक्रवृद्धि ब्याज में ये तो 1000 आएगा ही, लेकिन जो दूसरे साल के 500 रुपया है उस पर भी 10% ब्याज लगेगा, तो 500 पे 10% कितना हो गया, 50। तो दोस्तों कुल आंसर कितना आ गया, 1000 2000 यानी 2050 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले का जो पहले का जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का जो आया वो आपके आया 1000 रुपये, ठीक है, और नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का आया दोस्तों आपके 1050 रुपये, और साधारण ब्याज के आपके आया 1000 रुपये। तो दोनों ब्याज में कितना अंतर आया, मात्र 50 रुपये का अंतर आया। कितना दोस्तों अंतर आया, मात्र आपके 50 रुपये का अंतर आया, ठीक है। शायद इसका फॉर्मूला ये तो नहीं, पी जरा करके देखते हैं, बस आंसर तो मैंने दे ही दिया आपको, PR² 10 × 10 अपॉन 100², तो 100 × 100 ये होता है। वैसे काट के देखो, 2 2 4 जीरो काटो, 1 2 3 4 है तो दोस्तों 50 आ तो गया, ठीक है। ये होता है ब्याज का अंतर बराबर PR² बट्टे 100 का स्क्वायर, ये होता है। बहुत दिन से मैथ लगाया नहीं ना, तो मुझे लगा शायद ये नहीं है। चलिए समीकरण 3x + 5 = 20, तो x क्या है, अरे भाई x का कोई भी मान रख दो जिसमें 5 जोड़ के 20 आ जाए, तो x का अगर आप मान रखेंगे, चाहे यहीं से कर लो, क्या आया दिमाग लगाओगे, 3x + 5, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 5, 3x बराबर 20 में से 5 गए कितने बचे, 15, तो x बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया दोस्तों, 5, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 5। अच्छा देखो, अभी तक दोस्तों मैंने आपको वीडियो में कहीं भी दोस्तों मैंने आपको लाइक करने को नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं तब से लाइक करने को नहीं बोला हूँ, मैं कंटिन्यू 50 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए 3 धावक एक चक्कर क्रम से 10 12 15 मिनट में पूरा करते हैं, वे दोबारा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके इसको देखते हैं, ये कोई वृत्ताकार पथ है, ये हरे कलर का है, ये दौड़ रहा है, और ये लाल कलर का ये भी दौड़ रहा है, इसके साथ में ये काले कलर का ये भी दौड़ रहा है। बट तीनों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तीनों एक जगह पर कुछ क्षण के लिए मिलेंगे, कुछ सेकंड के लिए एक क्षण पर एकदम एक पॉइंट में आ जाएंगे। तो उस क्षण को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 10 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 का लगा दो, 5 दूना 10, 12 वैसे, 5 तिया 15, 3 का लगा दो, 2 वैसे ही, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब देखो 4 और 2 का कितना आएगा, 4 आएगा, 4 तियो 12, 12 पंजे 60। कितना दोस्तों आ जाएगा आपके, 60 मिनट। कितना आ जाएगा, 60 मिनट। यहाँ से समझ आया कि नहीं, 60 मिनट आ जाएगा। अरे कुल ऐसे पता लगा लो यार कि 15 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। चलिए ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकट 12 और 16 है, इसका क्षेत्रफल। दोस्तों इसका बहुत सरल फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल होता है कि 1/2 और d1 गुणा d2, तो बराबर 1/2। d1 दोस्तों कितना है, यहाँ पे 12 है, d2 कितना है, 16 है, 2 से काट दो 6 बार, 16 6 96, 96 दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब देखो, बहुत सारे तो ऐसे चिलगोजे होंगे जो ये सवाल नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, अगर आ जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। 0.0025 का वर्गमूल लेना है, तो 0 हटाओ, 0 के पीछे 4 जीरो, तो तुम भी 4 जीरो लगा दो। अब देखो 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना आएगा, 5, और ये इसका वर्गमूल कितना आएगा, 10,000 का दोस्तों कितना आपके आ जाएगा, नहीं 4 जीरो लगाना है, तो इसका कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो 100 का भाग दोस्तों 5 में जाएगा नहीं, तो 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 5 पे लगाओ एक 0, क्योंकि 0 हम दोस्तों एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो अलग रंग से लिखेंगे 0। ठीक है, कितना हो गया, 0। अब 100 का दोस्तों 50 में भाग लगाओ तो नहीं लगेगा, फिर क्या करोगे, फिर से दोस्तों लगाओ 0।
अब चला जाएगा 100 पंजे 500, तो क्या आ जाएगा 0.5 दोस्तों, कितना आ जाएगा आपके 0 पॉइंट नहीं 0, अरे क्या सोचने लगता हूँ, जब हमने यहाँ पर दूसरा जीरो लगाया है तो यहाँ पे जीरो भी तो लगाएंगे, तब आएगा 0.05। ठीक है 0.05। चलिए, वैसे मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला था, लेकिन दोस्तों आप लोग देख लीजिए 50 क्वेश्चन से ज़्यादा जो भी हो जा रहे हैं वो कर लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है, इस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी गई। तो जब हम 1,000 पे 10% की छूट देंगे तो ये रह जाएगा 9,000 रुपया, सॉरी 900 रुपया। भाई 1,000 पे 10% का छूट दे के मतलब 90% बचेगा, तो 90% का मतलब 900 रुपया रह गया। अब 900 रुपयों पे 20% फिर छूट दे रहे हैं, यानी कि 9 दूनी 18, यानी दोस्तों हम 180 रुपया फिर छूट दे रहे हैं। तो रुपया कितना बचा, जीरो, 900 में से 180 गए दोस्तों, 720 रुपया बचा आपका। ठीक है 720। चलिए, सात के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, तो सात के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 7 + 14 + 21 और प्लस 7 के 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये है 7 के प्रथम 5 गुणज। जरा दोस्तों इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, कैसे करके जोड़ेंगे, तो देखो अलग पेन से जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, 5 और 8 13, 14, 14 4 18, 18 18 और 7 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10, 105। और कुल कितनी संख्याएं हैं, 5, 15 7 105। अरे 7 कहाँ पहुंचा दिया मैंने, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, कितना आ गया दोस्तों 21, कितना आ गया 21। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं 58। इससे पहले हमने कौन सा दोस्तों हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 57 किया था। ठीक है, 21 आंसर था। ठीक, चलिए, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो, यानी कोई संख्या है उसका 1/3 का भी 1/4 कितना हो, 15 हो, तो संख्या बतानी है। अभी इसमें क्या करना है, 4 तिया 12 और 12 का गुणा कर दो 15 में, कितना आ जाएगा, 15 ढाई 150 और 15 दूनी 30, 150 और 30 180, यानी कि संख्या कितनी दोस्तों आ जाएगी आपकी 180 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके था ये 58 नंबर। 59, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 है, इसका वक्रपट दोस्तों होता है आपके 2πRh। ठीक है, याद है मुझे, 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा r का दोस्तों मतलब हो गया आपके 7, 2πr और h का मतलब हो गया 10, तो 7 से 60 काट दो, और 22 दूना 44 और 44 ढाई 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दोस्तों आपके हो जाएगा। वर्ग होता है दोस्तों r² बराबर 144, तो r हमारे यानी एक जो भुजा हमारे दोस्तों क्या हो गई 12, यानी 12 12 तो 44। अब पूछ रहा है इसका परिमाप, तो 12 गुणा 4, 12 चौका 48, 12 चौका 48। चलिए